नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साथ सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी टेट के यूनिट 7 में लगी कहानी ये सिक्का बदल गया, जो कृष्ण सोबती जी की कहानी है। ये अंतिम कहानी है। मैंने लगभग जितनी कहानियाँ लगी थी मैंने सारी कहानी डाल चुकी हूँ। अब ये अंतिम कहानी है, सिक्का बदल गया, जो कृष्ण सोबती जी की है। तो कहानी शुरू करने से पहले जैसे मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करती हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कृष्ण सोबती जी के जीवन परिचय से तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एनटीए नहीं पूछता है, लेकिन इनकी रचनाओं को क्रमवार प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से मिलाने को दे देता है, मिलान करने को दे देता है, क्रम से लगाने को दे देता है। तो इनकी रचनाओं से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इनकी जो रचनाओं का है और रचनाएँ और उनका प्रकाशन वर्ष। तो डार से बिछुड़ी है, ये 1958 को हुई थी। मित्रों मरजानी है 1966। मित्रों मरजानी का प्रकाशन वर्ष बहुत बार प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो इससे आइडिया मिल जाता है कि कृष्ण सोबती जी की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष कई बार पूछ चुका है। तो जो मित्रों मरजानी है इसका प्रकाशन वर्ष 1966 है। यारों के यार है 1968 है। दिन पहाड़ है 1968 है। और सूरजमुखी अंधेरे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रकाशन वर्ष, इसका कई बार प्रकाशन वर्ष पूछ चुका है, तो 1972 है। जिंदगी नामा जिंदा रुख 1979 की। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे की और जिंदगी नामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इनका कई बार प्रकाशन वर्ष पूछ चुका है। इसमें ए लड़की जो है 1991 में। एक बार रिपीट कर लेते हैं, नोट करते चलिएगा। गिटार से बिछुड़ी 1958 में, मित्रों मरजानी 1966 को, यारों के यार 1968 को, दिन पहाड़ 1968 में और सूरजमुखी अंधेरे की 1972 है। जिंदगी नामा जिंदा रुख, इनका जो ये है रचना, ये 1979 में लिखी गई है, 1979 को। और ये लड़की जो है 1991 को। तो ये इनकी रचनाएं हैं और उनका प्रकाशन वर्ष है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही कराएंगे। अगर जीवन परिचय से मुझे कभी कभी लगता है या उनके पुरस्कार से क्वेश्चन मुझे मिले हैं तो मैं वो भी करा देती हूँ। और जहाँ से क्वेश्चन लगता है कि इनकी बार बार रचनाओं से क्वेश्चन बन रहा है कि इनके प्रकाशन वर्ष से, तो इसलिए मैं रचनाओं का ही सिर्फ करा देती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। तो चलिए, जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उनको अंडरलाइन करते चलेंगे और एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखते हुए चलेंगे। तो चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे प्रारंभिक पंक्तियाँ, मैं हमेशा कहती हूँ प्रारंभिक पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्या है, खद्दर की चादर ओढ़े, खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, साहनी अब दरिया के किनारे पहुंची तो पोक फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतार कर एक और रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजल भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उन्नीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। यहाँ तक अंडरलाइन कर दिया है। चनाव का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। किसका पानी? चनाव का। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। सानी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक नहीं थी, पर नीचे रेत में अगड़ित पाँवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से, कितने 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा, 50 वर्ष याद रखिएगा। जितनी भी कहानी में संख्याएं होती है उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। लंबा अरसा है। सानी सोचती है कि एक दिन इसी दुरिया के किनारे वह दुल्हनिया बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं, उसका यह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है, शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली। पर
पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह। सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों में होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं, फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं, कौन सा कुआं है ये जरूर इम्पोर्टेंट रखिएगा। जम्मी वाला कुआं आज भी नहीं चल रहा है। साजी की ही असीमियाँ हैं। साहनी ने नजरें उठाई। या मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाह जी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना। उगलती है सानी कुएं की और बड़ी आवाज़ दी, सेरे सेरे हुसैना। किनको आवाज़ दी ये नाम याद रखिएगा, हुसैना। सेरा सानी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा अपनी माँ जैना। अब सेरे की माँ कौन थी? जैना। के मरने के बाद वह सानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। अपने पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हुसैना हुसैना। सानी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर की, तभी सेरे सेरे सेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। सानी पर चीख कर बोला, ये मर गई क्या, रब तुम्हें मौत दे। हुसैना आटे वाली करनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। आती हूँ क्यों छवेले सुबह मतलब तड़पता है। छवेले का मतलब सुबह सुबह। अब तक सानी नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली हुसैना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हुसैना ने मान भरे स्वर में कहा, सानी लड़का आखिर लड़का ही हुए। कभी शेरे से पूछा है कि मुंह अंधेरे में ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने। सानी ने लाड़ से हुसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ सानी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। सानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं सानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर सानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं शेरे। आज साजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर सानी कहते कहते रुक गई। यानी साजी अब नहीं रहे हैं, यानी एक्सपायर हो गए। आज क्या हो रहा है? सानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हुसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है क्या कह रही है सानी आज सानी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। यह होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंधु से सूद ले लेकर साजी सोने की बोरियां तौला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गड़ासे की याद हो आई। सानी की ओर देखा। नहीं शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। कितने? 30-40। पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी सानी नहीं, सानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता।
था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है सानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने सानी की झुर्रियाँ पड़े मुंह की ओर देखा और सानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर सानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साजी की बात साजी के साथ गई। वह सानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। सानी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। सानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई सानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा सानी को मारकर? सानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? सानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है जबलपुर में। कहाँ से? जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। सानी कुछ न कर सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। सानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही सानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज सानी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। साजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हो रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। सानी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? सानी इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। ला बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, सानी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया। सानी मूर्तवत वही खड़ी रही। नवाब बीबी? कौन थी नवाब बीबी? ने इसने सनी उदासी से कहा। सानी, हमने तो कभी ना सोचा था। सानी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। सानी समझ गई कि वक्त आन पहुंचा है। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो इसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी आसामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। जहाँ से अंडरलाइन कर लो, आज सारा गांव है वहाँ। नाते रिश्तेदार से कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं है। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लू वाल के जाट हैं। वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला। इस्माइल ने जाने क्या सोचा। और कौन है? इस्माइल, बेगू पटवारी, मस्जिद के मुल्ला ने जाने क्या सोचा। सानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज सानी की ओर देख नहीं पा रहा है। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, सानी, रब को ये मंजूर था। सानी ने कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साजी। क्या बोले कि इसी दिन के लिए हमको साजी छोड़ गए थे। उसे बेजबान सी सानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा था, क्या गुजर रही है सानी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। सानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं है। गांव का गांव
खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। गांव के सब फैसले, सब मशवरे यही होते थे। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी या नहीं की। सानी कुछ न जानती हो या वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी सानी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही सानी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे, अब वो याद कर रहा है कि कौन है, दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही सानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसे उड़नदता से कहा था, सानी भागो वाली मस्जिद बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। कितने? 300 रुपये देना पड़ेगा। सानी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे और आज, यहाँ तक अंडरलाइन कर दीजिएगा। सानी दाऊद खान ने आवाज़ दी, वह थानेदार हैं, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। सानी गुमसुम कुछ न बोल पाई। सानी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है सानी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है? सोना चांदी? सानी आलसपुर स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहरकर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। सानी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ रखना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। ये कौन बोला है? दाऊद खां बोला है। वक्त? सानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया सानी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, सानी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। सानी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहीं की नकदी यहीं रहेगी। सेरा आन खड़ा हुआ पास। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को सानी के पास देखा तो सा गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है सानी से। खास साहिब, देर हो रही है। सानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसू की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं ठीक है। देर हो रही है। सानी के कानों में जैसे यही गूंज रहा है, देर हो रही है। पर नहीं, सानी रो रो कर नहीं सांस निकलेगी। इस पुरख के घर से मान से लांघेगी यह देरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर सानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। कौन रो पड़ा? बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथनी आज इस घर से निकल पड़ी है। जिसकी तुलना हो सकती थी उसके साथ खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। सानी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाह जी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा था, आज वह उसे धोखा दे गई। सानी ने दोनों हाथ जोड़े लिए और यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। सानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जो मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी ना होगी, इतना ही ठीक है। सब हो चुका है। सिर झुकाया ड्योढ़ी के आगे। कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। सानी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरतें सब पीछे। ट्रकें
अब तक भर चुकी है। सानी अपने को खींच रही है। गांव वालों के गलों में से जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे खूनी, शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। सानी बड़ी इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, सानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठी नहीं हो सकती है। किसने कहा था? इस्माइल ने। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुंधे स्वर से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे, बच्चा खुशी बख्शे। वह छोटा सज्जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं सानी के, और हम सानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर सानी के पांव छुए। सानी कोई कुछ नहीं कर सका। आज राज ही पलट गया। सानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रख और रुक रुक कर कहा, तुम्हें भाग लगे चन्ना। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया सानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली गई। नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे सानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है, इस बूढ़ी सानी को कहाँ जाएगी अब वह। सानी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठाना रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को सानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और साहजी की सानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।